कबीर और देव दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आज वह दोनों तकरीबन 20-22 दिन के बाद मिले थे। दोस्ती के इन 3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि वह इतने ज़्यादा दिनों तक एक दूसरे से मिले बिना रहे हों। दोनों ने एक दूसरे को गौर से देखा तो अपने दोस्त को पहले से कुछ कमज़ोर और थका हुआ सा पाया। देव अब नाराज हो सीधा होकर बैठ गया। कबीर टेबल के पास आया और देव के सामने वाली सीट पर बैठा। मंजीत, कहाँ रह गया था कबीरे? कब से वेट कर रहे थे तेरा। देव भी पूछ रहा था तेरे बारे में। देव झुंझलाकर, मैंने कब पूछा? मेरे तो दोस्त और प्यार दोनों ही पहले आ चुके हैं, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। कबीर यह सुनकर मुस्कुरा दिया। इतनी दूर से आया हूँ वो भी तेरे लिए, और अकेला नहीं आया, मौली को भी साथ लेकर आया हूँ। पर तू अभी भी मुझसे नाराज है। देव ने कबीर को अनसुना कर मौली से कहा, मौली, तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? मौली, नहीं, लेकिन तुम कबीर से ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो? मान जाओ ना। देव, मैंने कहा इससे कि मुझसे बात करे, नहीं ना, और अब इसे ज़रूरत भी नहीं है मेरी। नए नए दोस्त जो मिल गए हैं। कबीर यह सुनकर गंभीर सा होकर देव को देखने लगा। मंजीत, अगर तेरे दोस्त और प्यार वाकई में आ चुके हैं तो हमसे मिलने के बाद भी तू बाहर इधर उधर क्यों नज़र दौड़ा रहा था? देव, वो तो मैं बस ऐसे ही देख रहा था, और मेरा यह कोई नहीं लगता। अगर होता तो उसी दिन नहीं आता मुझसे मिलने। कबीर, लेकिन आज भी तो आया हूँ ना सिर्फ तेरे लिए। देव, तो क्या करूँ? मैंने बुलाया था, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं, तू जिए या मरे मुझे उससे क्या। कबीर अब कुछ पल को खामोश सा देव को देखता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। मौली, कहाँ जा रहे हो? कबीर मुस्कुराते हुए बोला, जिसके लिए यहाँ आया था उसे मेरे यहाँ होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। कहकर वह वहाँ से चला गया। कुछ ही सेकंड में कबीर उन तीनों की नज़रों से ओझल हो गया। मंजीत, ये क्या किया तूने देव? नाराज़ कर दिया ना उसे। मौली, तुम्हें इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। देव झल्लाकर, तो क्या गुस्सा भी नहीं कर सकता मैं नाराज़ हूँ उससे तो बस नाराज़गी जता रहा था, लेकिन वह भी तो खुद को जेम्स बॉन्ड समझता है। मेरी बात सहन नहीं होती उससे। देखा, मैंने सही कहा था उसके बारे में। नए दोस्त मिल गए हैं ना, तो मेरी ज़रूरत नहीं है उसे अब। मौली और मंजीत अब आपस में देखने लगे। मंजीत, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता भाभी जी, इतने बड़े हो गए हैं लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों वाला है। मौली अब हंसी को छुपाते हुए बोली, गलती कबीर की है, उसने मेरे देव का दिल दुखाया, और देखो अभी कितने एटीट्यूड से उठकर चला गया। मुझे उसकी हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। देव हैरानी से मौली को देखता रह गया। मंजीत, सही कहा आपने, उसे तो देव से पैर पकड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसकी आदत इस देव ने बिगाड़ रखी है। ये हर वक्त उसके साथ चिपका रहता था, तो अब कबीर को लगता है कि वह जब चाहे रूठ जाए, देव तो मनाने आएगा ही। लेकिन क्या देव को हक नहीं है उससे गुस्सा होने का? सही किया तूने जो उसे खरी खोटी सुना दी, और अच्छा हुआ जो तुम दोनों की दोस्ती टूट गई। कबीर लायक ही नहीं है तेरे लिए। देव उन दोनों को देखता रह गया, फिर गुस्सा होते हुए बोला, बंद करो अपनी बकवास। तुम दोनों तो आस्तीन के सांप निकले। मेरे भाई के लिए इतना बुरा सोचते हो तुम। मौली और मंजीत हंस पड़े। मौली, यही तो हम कह रहे हैं कि तुम गुस्सा होने में टाइम खराब मत करो। वैसे भी आज कितने दिनों बाद मिले हैं हम, तो खुशी खुशी रहो, पता नहीं फिर कब मिलना हो। मंजीत, देखा, मुझे बैल बुद्धि कहता है, लेकिन तू है बैल बुद्धि। भाभी जी कितनी होशियार हैं, लेकिन तुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मान ले उनकी बात। देव, नहीं, मैं नहीं करूँगा उससे बात। मंजीत ने अपना सिर पकड़ लिया। लो, गई भैंस पानी में, तुझसे भी बात करना बेकार है। कुछ ही देर में पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। कुछ लोग डांस कर रहे थे तो कुछ आपस में हंसी मजाक में लगे हुए थे। देव अपने कुछ नए दोस्तों को मौली और मंजी से इंट्रोड्यूस करवा रहा था। सब कुछ अच्छा लग रहा था, एक खुशनुमा माहौल बना हुआ था। देव हर तरफ देख रहा था, पर उसे कहीं भी कबीर नजर नहीं आया। उसने एक बार तो मौली और मंजी से पूछना चाहा कि क्या उन्हें कबीर दिख रहा है कहीं। अगले ही पल वह चुप लगा गया कि फिर दोनों उसका मजाक उड़ाएंगे। देव बहाना बनाकर उनके पास से हटा और पूरे हॉल में कबीर को ढूंढ आया, लेकिन वह उसे दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। देव को अब डर सताने लगा कि कबीर सच में ही तो पार्टी से नहीं चला गया। तभी देव का ध्यान बार बार उसे पुकारते मंजीत पर पड़ा। देव उसके पास आया। क्या है? मंजीत, अरे मेजर सर पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ कोई अच्छा सिंगर है, तू जाना, 1-2 गाने गा दे यार और रंग जमा दे। देव उदास सा बोला, नहीं, मेरा मन नहीं है। मौली, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, फिर मना क्यों कर रहे हो? उधर स्टेज पर 2-4 लोग आए और उन्होंने अच्छे अच्छे गाने सुनाए। मेजर सर, और कोई है हमारा सिंगिंग स्टार? तभी मंजीत ने देव का हाथ उठा दिया। सर, यह गाएगा, बहुत अच्छा गाता है। मेजर सर ने अब देव को आगे बुलाया।
देव मंजीत को गुस्से में देखते हुए आगे सर के पास जाकर खड़ा हो गया। मेजर सर ने उसे माइक पकड़ा दिया। लो देव, और एक अच्छा सा गाना सुना दो, हम भी तो देखें तुम्हारे गले का दम। सभी लोग उत्साहित होकर देव को देखने लगे। देव ने अब गाना गाना शुरू कर दिया। गाना गाते हुए एक ओर मौली को मुस्कुराते हुए देख रहा था तो वहीं दूसरी ओर कबीर को ढूंढ रहा था, लेकिन कबीर ऐसे गायब हुआ कि फिर दिखा नहीं। देव ने पूरा गाना गाया। सभी लोग उसके गाने की तारीफ करने लगे और तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज रही थी। देव की नज़र सामने मंजीत और मौली पर पड़ी। वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। देव उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया और वापस अपनी जगह पर आ गया। मौली, कितना अच्छा गाया तुमने। अगर तुम आर्मी में नहीं होते ना तो पक्का सिंगर ही बनते। देव यह सुन मुस्कुरा दिया। मंजीत, यह कबीर कहाँ निकल गया, नजर ही नहीं आ रहा। यह सुनकर देव उदास हो गया। मैं अभी आया, कहते हुए वह वहाँ से निकल गया और टेरेस पर आ गया। उसने चारों ओर देखा कि कोई है तो नहीं। रास्ता साफ देख उसने अपने पर्स से कबीर के फोटो को निकाल उस पर गुस्से में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। तू इतना बदल जाएगा मैं कभी भी नहीं सोच सकता था। धोखेबाज, घमंडी, स्वार्थी कहीं के। तू तो एक नंबर का कायर निकला। डरपोक, मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो भाग गया यहाँ से। और अगर भागना ही था तो फिर आया ही क्यों? मुझ पर एहसान जताना चाहता था। तुझे क्या लगता है मेरे पास दोस्तों की कमी है? अरे तुझसे भी अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे मुझे, जो मुझ पर अपनी जान दे दें। नहीं चाहिए मुझे तेरी दोस्ती। तू क्या सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तेरे बिना? कहते हुए देव का गला भराया और वह रो पड़ा। तभी उसकी तरफ किसी ने पीछे से आकर रुमाल बढ़ाया। देव ने पीछे मुड़कर देखा तो कबीर मुस्कुराता हुआ खड़ा था। कबीर अब गुनगुनाने लगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। कबीर देव को देख मुस्कुराने लगा। उसे वहां देखकर देव हैरान रह गया। तू तू यहाँ? कबीर अब उसे छेड़ते हुए बोला, सही तो कहा तूने। तू लगभग मर ही तो जाएगा मेरे बिना। क्या हाल बना रखा है तूने अपना, कितना कमज़ोर हो गया है तू। मुझे पता चला कि तूने गाना भी छोड़ दिया, लेकिन किस लिए? अपने दोस्त और प्यार से दूर होकर मन करेगा भी क्या तेरा गाने का? देव पूरी तरह झल्ला उठा। हाँ, ले ले मजे अपने दोस्त की तकलीफ पर। कहाँ था तू? इतनी देर से ढूंढ रहा था तुझे, पर तू कहीं नहीं दिखा। और तू भी तो थक गया है, सिर्फ मुझसे ही बातें बना रहा है। कबीर यह सुनकर हंस पड़ा। हाँ, थका हूँ तेरी याद में। वैसे भले ही मैं तुझे नजर ना आऊँ, पर याद रख, साथ हमेशा हूँ तेरे। अरे तेरी जासूसी करने गया था तेरे साथियों से कि तू वहाँ ढंग से रहता तो है ना। तब पता चला कि तू बात भी बहुत कम करता है। क्यों भाई, हमारे कानों से तो खून निकाल देता था बक बक करके, और यहाँ जबान भी नहीं खुलती तेरी। सारा अत्याचार तेरा हम पर ही था। देव ने गुस्से में कबीर के हाथ में लगा रुमाल लेकर उसे दूर फेंक दिया। सब समझता हूँ तेरा नाटक। तू जानता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, इसलिए तू हर वक्त इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और मुझे अपने हिसाब से चलाता रहता है। तू तो इतना बेशर्म है कि मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी एक बार भी। कबीर जोर से हंसने लगा। तू ना बिल्कुल बच्चा हो जाता है गुस्से में। तुझे तो मुझसे ढंग से नाराज होना भी नहीं आता। चला जा, गले लग जा भाई के, इतने दिनों बाद जो मिले हैं। कहते हुए कबीर ने अपनी बाहें फैला दी। देव का मन तो बहुत किया कि जाकर उसके गले लग जाए, क्योंकि बहुत तड़पा था वो कबीर और मौली के लिए, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मानूंगा सोचकर वह गुस्से में आगे बढ़ कबीर के गले नहीं लगा। नहीं आऊँगा, नहीं मिलूंगा। इतने दिन हुए तो क्या हुआ, तुझे कौन सा फ़र्क पड़ता है? कबीर, तू कितना भी बोल दे, पर मुझे पता है कि मेरे 5 गिनने तक तेरा सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। 1। देव, तुझे क्या ज़रूरत है मेरी? मैं नहीं आऊँगा, पर तेरा पुजारी तो तेरे पास है ना। हर वक्त आपस में मंजीते और कबीरे की माला जपते रहो। तुम्हारी जो दोस्ती है ना, सब समझता हूँ मैं। कबीर। 2। देव, मैं ही रास्ते का कांटा था जो निकल गया। अब मुझे कोई क्यों पूछेगा? यह भी नहीं पूछा कि ठीक हूँ भी या नहीं। कबीर। 3। देव। 4, 5 बोल दे, सब बोल दे, लेकिन इस बार माफ़ नहीं करूँगा तुझे। पता है आखिरी वक्त तक तेरा कितना इंतज़ार करता रहा मैं। अगर मैं तुझसे मिलने से पहले ही मर जाता तो क्या होता? मेरी आत्मा ही भटकती रहती तुझसे मिलने को। यहाँ आकर तू बड़ा स्मार्ट बन रहा है कि मैं गले लग जाऊँगा, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। कबीर मुस्कुराकर। 4। देव, पता भी है कैसे रहता हूँ, वहाँ कोई भी मेरा ध्यान रखने वाला नहीं है। सच कहूँ तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता तुम लोगों के बिना। कबीर। 5। देव ने अब उसे बीच में ही टोक दिया और भरे गले से कहा, रुक जा जरा, सांस तो लेने दे। ऐसे लपक कर 5 बोलने की जरूरत नहीं है। आ रहा हूँ मैं। सुकून से गुस्सा भी नहीं करने देता। बहुत बुरा है तू।
देव अब बच्चों की तरह रोते हुए कबीर से गले मिल गया। तू चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन तुझसे अच्छा भी कोई नहीं है। हर बार अपनी चलाता है। दोनों दोस्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर, आई एम सॉरी। माँ बीमार थी, उन्हें शनिवार शाम ही छुट्टी मिली थी। फिर मैं आधी रात को वहाँ से निकल गया था। देव सुबकते हुए बोला, हाँ बता दिया मंजीत ने सब मुझे। कबीर, मैंने बहुत कोशिश की थी तेरी गाड़ी रोकने की, आवाज़ भी लगाई पर रोक नहीं पाया। देव, हाँ हमारी गाड़ियाँ जल्दी चल पड़ी थी। कबीर, एक एक दिन का इंतज़ार किया है मैंने तुझसे मिलने के लिए, कि कब मौका मिलेगा जब तू मेरे सामने होगा। देव, तू और मौली मेरी ज़िंदगी हो। बहुत कमज़ोर सा पड़ गया था मैं, लेकिन तू मौली को भी आज अपने साथ ले आया। थैंक यू सो मच। और हाँ, आई एम सॉरी, मैंने उस दिन फ़ोन काट दिया था ना मौली का, जब तू मुझसे बात कर रहा था। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं सब समझता हूँ। देव, काश हम एक बार फिर साथ मिलकर रह सकें। कबीर, काश। दोनों एक दूसरे के गले लग के खड़े हुए थे। तभी मौली और मंजीत वहाँ आए। मंजीत, देखिए भाभी जी, हमारे कबीर और देव का भरत मिलाप। आप सब हंसने लगे और कबीर एक दूसरे से अलग हुए। देव, आ गया कबाब में हड्डी। मंजीत, तेरे को हर वक्त मुझसे मिर्ची क्यों लगती है? सबको पता है कि कबीर मुझसे ज़्यादा तुझे अपना भाई मानता है। जलना तो मुझे चाहिए ना। देव ने अब मौली के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं जानता हूँ तुम कितनी मुश्किल से बहाना बनाकर यहाँ तक आई हो, वो भी सिर्फ मेरे लिए। सच कहूँ तो मुझे खुद से ज़्यादा खुशनसीब इस दुनिया में और कोई नहीं लगता, क्योंकि जो मेरे पास है वह किसी के पास नहीं। ऐसे दोस्त और प्यार तो नसीब से मिलते हैं। वह मंजीत की तरफ देखकर बोला, हाँ दुश्मन भी ठीक ठाक सा ही मिला है वैसे तो। यह सुनकर चारों जोर से हंस पड़े। मंजीत, चलो कोई देख लेगा तो सोचेगा पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं। चारों नीचे पार्टी हॉल में आए। सभी ने मिलकर खूब मस्ती की। पार्टी में दोस्तों और पार्टनर्स के साथ कई तरह के गेम भी खेले गए, जिनमें सभी लोगों को बड़ा मजा आया। पूरी पार्टी में बस ठहाकों की आवाज़ें गूंजती रहीं। आधी रात को अब चारों लोग बाहर गार्डन में बैठे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। देव थोड़ा उदास होकर बोला, बस कुछ वक्त और फिर हम लोग वापस अपने अपने शहर। मेरे यहाँ तो फ़ोन की भी प्रॉब्लम है। मौली, तुम एक काम करो, हेडक्वार्टर से या पीसीओ से कभी मुझे तो कभी कबीर या मंजीत को फ़ोन कर दिया करना, और बाकी के लिए मैसेज उसी को दे दिया करना। मंजीत, वैसे भी भाभी जी का मेन पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। उनका रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू रह जाएगा, उसके बाद तो जाकर अंकल जी से उनका हाथ मांग लेना, फिर चट मंगनी और पट ब्याह। देव, इतना भी आसान नहीं है सब। अंकल को मनाने के लिए कुछ तो सोचना चाहिए। मौली मुस्कुराकर, तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरा दोस्त पापा को मनाएगा। फिर उसने वादा भी तो किया है मुझसे कि मेरे पापा को मनाने की जिम्मेदारी उसकी। कहते हुए वह कबीर की तरफ देखने लगी। देव और मंजीत अब हंस पड़े। कबीर अच्छा चढ़ा है सूली पर। कबीर हंस दिया, मुझे याद है मौली, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। अंकल को तुम दोनों की शादी के लिए ज़रूर मनाऊंगा। देव, और मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर कि तू उन्हें मना कर ही दम लेगा। सभी रात भर बैठकर बातें करते रहे। कोई भी सोना नहीं चाहता था, क्योंकि एक एक पल कीमती जो था उन लोगों के लिए, जो वह सोकर खराब नहीं करना चाहते थे। अगले दिन चारों बहुत उदास थे। उनकी आंखें नम थीं। सभी का मन अलग होने का नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो था। मौली अब देव से दूर होने की डर के वजह से आखिरकार रो ही पड़ी। मंजीत, भाभी जी कुछ विदाई के लिए भी बचा कर रखो, वरना उस टाइम पर आपको ग्लिसरीन लगा कर रोना पड़ेगा। देव जल्दी ही बारात लेकर आएगा। यह सुनकर कबीर और देव मुस्कुरा दिए। कबीर और देव गले मिले। कबीर, अपना ध्यान रखना। अब कोई कबीर नहीं होगा जो मेरी तरह तेरा ध्यान रखे, इसलिए यह काम तुझे खुद ही करना है। मैं साथ नहीं हूँ तो क्या हुआ, तुझ पर नज़र तो हमेशा रहेगी, समझा? देव, मैं कोशिश करूँगा, और तू भी अपना ध्यान रखना। मेरी जगह अपनी लाइफ में किसी और को मत देना। कबीर हंसकर, पागल कहीं का, चलता हूँ, मौका मिले कभी तो आ जाना। मैं भी आ जाऊँगा या मंजीत आ जाएगा। मौली को लाने की कोशिश करेंगे, पर तेरा शहर बहुत दूर है तो वादा नहीं कर सकता। देव, समझता हूँ। मंजीत भी अब देव के गले मिला। देव, बस औपचारिकता पूरी कर रहा हूँ तुझसे मिलने की। मंजीत, हाँ हाँ, जैसे मैं तो मर ही रहा था तुझसे गले मिलने को। मौली हंसकर, इनका कुछ नहीं हो सकता। सभी अब मुस्कुरा दिए। कबीर, चलते हैं। देव और तीनों दोस्त अलग अलग दिशा में आगे बढ़े। देव अब थोड़ा बेचैन हो उठा। फिर वापस से जाते हुए मौली कबीर के हाथ पकड़ लिए। मुझे भूल मत जाना। यह सुनकर चारों की आंखें फिर से नम हो गईं। कबीर खुद को संभालते हुए बोला, आखिरी दम तक नहीं। मैं सांस लेना भूल सकता हूँ पर अपने भाई को नहीं। मौली, तुम्हें भूलकर मैं कहाँ जाऊँगी। तभी देव के कुछ दूसरे दोस्त आ गए। चल जल्दी, लेट हो रहे हैं। अब सभी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। पूरे रास्ते तीनों दोस्त चुपचाप बैठे रहे। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी कि जब हम लोगों का यह हाल है तो देव का अकेले कैसा हाल होता होगा।
मौली दोपहर को पीजी पहुंची तो तारा बड़ी उत्सुकता से उससे बोली, कैसा रहा सब? मौली, बहुत अच्छा। उसने तारा को वहाँ का सारा हाल सुना दिया। तारा उदास होकर बोली, देव के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। कैसे मन लगता होगा उसका अकेले। बाकी दोनों दोस्तों का ट्रांसफ़र एक साथ हम लोगों की तरफ हो गया। काश इसी शहर में हो जाता उसका ट्रांसफ़र। वैसे मंजीत दिखाई नहीं दिया, वही तो लेने आया था ना तुझे, फिर ऐसे अकेले छोड़कर कैसे चला गया? मौली, हाँ मंजीत तो आया ही था तेरे सामने, अब थोड़ी दूर से ही लौटकर चला गया। तारा, कभी भी तो होगा साथ में, दोनों यहाँ क्यों नहीं आए, थोड़ा आराम कर लेते। मौली, लेट हो रहे थे। तारा हंसते हुए बोली, तो हम कौन सा उन्हें यहाँ ज़िंदगी भर रखने वाले थे। अच्छा सच बता, बात क्या है? कहीं कबीर मेरी वजह से तो? तुझे मेरी दोस्ती की कसम। मौली को मजबूरन सब बताना पड़ा। कबीर को लगता है कि तू उसे देखकर दुखी ना हो जाए, इसीलिए वह तेरे सामने नहीं आया। और दोनों वापस अपने शहर लौट गए। तारा यह सुनकर चुप हो गई। अब सभी लोग वापस अपने अपने कामों में जुट गए। मौली तारा इंटरव्यू के लिए तैयारी में लग गई। देव एक दो दिन में हेडक्वार्टर या पीसीओ से किसी न किसी तरीके से फ़ोन कर ही लेता था। ऐसे ही लगभग 6-7 दिन गुजर गए। एक रात मौली देव से फ़ोन पर बातें करते हुए बहुत रोई। उसे देव की बहुत याद आ रही थी। तब देव ने कबीर को वहाँ के लिए भेजा। कबीर मौली से मिलने आया। दोनों सड़क के एक ओर खड़े होकर बातें कर रहे थे। कबीर, तारा, मौली सो गई है। कबीर ने उसे बताया कि देव अब दूसरे लोगों से थोड़ा घुलने मिलने लगा है। यह सुनकर मौली खुश हुई कि यह तो अच्छी बात है। दोनों अभी एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर ही रहे थे कि मौली एकदम शांत हो गई। कबीर ने मौली की ओर देखा तो वह उसके पीछे की तरफ देख रही थी। कबीर जैसे ही पीछे मुड़ा तो सामने तारा गुस्से में खड़ी हुई उन दोनों को देखे जा रही थी।